देखिए, आज हम आपको केमिस्ट्री का 10 आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। इन 10 प्रश्न में से आपका 3 से 4 प्रश्न आना बिल्कुल मतलब समझिए कि 3 से 4 प्रश्न आपका आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें जितने भी प्रश्न आपको 10 का जो प्रश्न बता रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। चलिए, देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, वो है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए, उत्तर लिखेंगे कि तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है क्योंकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, लोहा का टैंक हम लोग इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जो लोहा होता है वह जल से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। और जो तांबा होता है वह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे वह जल ठंडा हो या फिर वो गर्म हो, ठीक है। किसी भी अवस्था में जल रहेगा तो वह उससे अभिक्रिया नहीं करेगा तांबा, इसीलिए तांबा का टैंक बनाया जाता है, लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। चलिए, देखिए, इसका जो दूसरा प्रश्न है, देखिए, दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, देखिए, तो लिखेंगे उत्तर कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या होता है इसे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। चलिए, हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा का प्रश्न जो है हम लोगों का। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। देखिए, FeSO4 बनने के कारण विलयन का जो रंग है वो नीला से बदल करके हल्का जो है हरा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए, 4 में कह रहा है कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। देखिए, तो अम्ल हो गया और ये हो गया क्षारक। उत्तर लिखेंगे। देखिए, यह स्वाद में खट्टा होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसमें लिखेंगे यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसमें लिखेंगे यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए, इसमें लिखेंगे 3 नंबर, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और यह जो है यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। चौथा है, यह जल में घुलकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और यह जल में घुलकर H माइनस आयन देता है, ठीक है। देखिए, पांचवा जो है वो है कि इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। और देखिए, यह हल्दी के पीले रंग में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है जबकि जो क्षारक होता है वो हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में जो है बदल देता है, ठीक है। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? ठीक है, देखिए, लिखेंगे उत्तर कि दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। देखिए, दही हो या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ हो, उन सभी खट्टे पदार्थ में क्या होता है कि अम्ल होता है, अम्ल पाया जाता है जो बर्तन से अभिक्रिया करके यानी कि बर्तन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके लवण तथा लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है जो कि विषैले होते हैं, ठीक है, जिससे खाने लायक नहीं रह जाता है, यानी कि जो खाना होता है वो खाने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में, ठीक है, दही जैसे खट्टे खट्टे पदार्थ को कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वह जो खाना होगा वो खाने लायक नहीं रहेगा। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर।
देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ ही समय के बाद इसकी पूरी की पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी, वो भी कठोर जिप्सम में। ठीक है, इसीलिए इसे आर्द्रता से दूर रखते हैं, यानी कि नमी से दूर रखते हैं ताकि इसे नमी ना लगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कि मिश्र धातु क्या है, अथवा मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे 2 या अधिक धातुओं या एक धातु तथा एक धातु का समांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, जो मिश्रण होना चाहिए वो समांगी मिश्रण होना चाहिए, विसमांगी मिश्रण नहीं होना चाहिए। समांगी जो मिश्रण होगा वही कहलाएगा हमारा मिश्र धातु। जैसे देखिए पहला हो गया पीतल। देखिए जो पीतल होता है यह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल को बनाने के लिए हम कॉपर और जिंक को जब मिश्र धातु जब बनेगा तब जाके क्या होगा कि पीतल का निर्माण होगा। यह अधिक आघातवर्ध है और शुद्ध कॉपर से अधिक मजबूत होता है। पीतल को खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो दूसरा का मिश्र धातु है वो होता है इस्पात। इस्पात यानी कि स्टील जिसे हम लोग कहते हैं उसे इस्पात। यह आयरन, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है। यह कठोर, मजबूत एवं सख्त होता है। इसमें जरा भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, देखिएगा यानी कि इस्पात में जो है जंग बहुत ही कम लगता है। देखिए तीसरा का है आपका कांसा। ठीक है, यह जो कांसा जो होता है यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कांसा बहुत ही सख्त है और संरक्षण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। कांसे को मूर्तियां बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए अगला है आपका एक और चौथा रांगा। ठीक है, देखिए यह जो होता है लेड और टीन का एक मिश्र धातु होता है। जो रांगा होता है वह लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। ठीक है, इसका उपयोग वैद्युत तारों को एक साथ वेल्डिंग करने में किया जाता है। ठीक है, इनकी विद्युत के तार को जोड़ने के लिए हम रांगा का उपयोग करते हैं। और जो रांगा होता है वो बहुत इसका यानी कि इसका जो गलनांक होता है वह बहुत ही निम्न होता है, यानी थोड़ा सा भी तापमान पर ये गल जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखते हैं 8 नंबर क्या है। चलिए देखिए 8 में कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अब देखिए जो सोडियम होता है और पोटेशियम और लिथियम यह तीनों के तीनों अगर इसे हम खुली वायु में रख देंगे तो यह क्या करेगा कि यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा इसमें आग पकड़ लेगा। और इसी से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तीनों को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, देखिए बताते हैं कह रहा है कि उत्तर में लिखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और जलने लगती है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम किरोसिन तेल में न तो घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे। देखिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 2H2 + O2। ठीक है, इसमें अभिक्रिया का चिन्ह लगाने के बाद इधर जो लिखे हैं 2 देखिए 2H2O
ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है, तो देखिए इधर जितना हाइड्रोजन में है अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही है। ठीक है, ये होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित में क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, एक तरफ कम होगा तो एक तरफ ज़्यादा होगा। देखिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका भी उदाहरण देखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है।